आज हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को ही हम नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी रेजोनेंस, नेथन बेकर इफेक्ट या फिर एंजीमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। नो बॉन्ड इफेक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड होता है, वह माइग्रेशन करता है, जिसके कारण वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं होता, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वह मूव करता है, इसलिए हम इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। सिग्मा पी रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है, जिसके कारण जो सिग्मा बॉन्ड है वह पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इसे सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं। इसे नेथन बेकर ने दिया था, इसलिए हम इसे नेथन बेकर इफेक्ट कहते हैं। और एंजीमेरिक इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नेबरिंग ग्रुप के इफेक्ट के कारण यह फॉर्म होता है, जिसके कारण हम इसे एंजीमेरिक इफेक्ट कहते हैं। हम देखते हैं जो इस हाइपर कंजुगेशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डीलोकेलाइजेशन से ही हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वह माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने के कारण कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहता है वहाँ से हाइड्रोजन कम्प्लीटली डी अटैच्ड नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, और जो कार्बन कार्बन उसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण वह उससे कम्प्लीटली डी अटैच्ड नहीं होता है। इसे हम आगे देखेंगे। कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन देखते हैं। इसमें कम से कम एक sp3 कार्बन होना चाहिए और एक sp2 कार्बन होना चाहिए। sp3 जो होता है वो फुल फिल्ड ही होता है और sp2 वैकेंट होता है। और कम से कम एटलीस्ट sp3 से एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। प्रोपीन में हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं प्रोपीन में, यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो है मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन पे माइनस चार्ज के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही यह बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे हम प्लस से शो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे H प्लस रहता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वैसे ही जब कार्बन से सेकंड वाला हाइड्रोजन मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो फिर से ये जो डबल बॉन्ड है वो मूव करके यहाँ पे माइनस चार्ज बना लेगा, तो यहाँ पे वैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। थर्ड में फिर से जो थर्ड वाला हाइड्रोजन है वह मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वह कार्बन पे जाके माइनस चार्ज बन जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन में हमको 3 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको मिले 4, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो कि सेंट्रल कार्बन से जो अटैच्ड अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं हम उसे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जितने ज़्यादा जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही उसमें स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, तो हमको 3 और स्ट्रक्चर प्राप्त हुए, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बन गए 4।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 3 और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है 4, 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं कार्बोकेटायन में, देख लेते हैं CH3 CH2 प्लस में। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला 3। हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखते हैं फर्स्ट वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे का सिग्मा बॉन्ड मूव करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर से यहाँ पे प्लस चला जाएगा। सेकंड में फिर सेकंड वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वह मूव करके वहाँ पे का सिग्मा बॉन्ड मूव करके पाई बॉन्ड बनाएगा और इसमें प्लस चला जाएगा। थर्ड में जो थर्ड वाला अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे के सिग्मा बॉन्ड मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पे प्लस चला जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हमको एस्ट्राई स्ट्रक्चर मिले। टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए 4। अल्फा हाइड्रोजन है 3 और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है 4। 3 स्ट्रक्चर को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं रेडिकल में CH3 CH2 रेडिकल में हम देखते हैं यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके CH2 का जो एक रेडिकल है, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और एक जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोजन पे चला जाता है। ये हाइड्रोजन पे चला गया, यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे का जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे से फर्स्ट जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पे ही चला जाएगा। वैसे ही सेकंड का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। फिर से थर्ड कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड कार्बन के बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और यह एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इसमें माइग्रेशन होता है। इसमें भी हमको 3 स्ट्रक्चर मिले, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं, टोटल स्ट्रक्चर हो जाता है 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ जितने स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने ज़्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे एक ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये भी है एक नंबर, जितने ही इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जितनी ज़्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक प्लस 1 कम एक और हम मिला के हैं जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उससे हम उतने ही उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यह सिर्फ ओनली एप्लीकेबल व्हेन अदर कंजुगेशन इज एब्सेंट। यह तभी एप्लीकेबल है जब उसमें अदर कंजुगेशन लाइक रेजोनेंस जैसे एब्सेंट हो, तभी यह एप्लीकेबल होता है। कुछ कार्बोकेटायंस में और हम देख लेते हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कार्बोकेटायंस में देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन है 3, अल्फा हाइड्रोजन है 3 तो हमको कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे 4। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे हमको 7। टर्सरी कार्बोकेटायन में है 9 है अल्फा हाइड्रोजन 9 स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे 10। ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी में देखते हैं
यदि किसी भी स्ट्रक्चर या कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमको देखना है तो सबसे पहले हम उसमें रेजोनेंस देखेंगे, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस को हम R से शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन को H से और इंडक्टिव इफेक्ट को I से शो करते हैं। टाइप्स देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम जनरली +H और -H से शो करते हैं। +H जो होता है वह नॉर्मली जो अभी तक जो हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं वह +H हाइपर कंजुगेशन ही है। -H जो है वह रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। +H में सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन करके नए स्ट्रक्चर बनते हैं। -H में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड माइग्रेट करके नया स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम -H या फिर -H हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं माइग्रेशन किसका होगा, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होगा उसका यहाँ पे माइग्रेशन होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन में हम देखते हैं ये है फ्लोरीन। तो यहाँ पे का जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड है वह यहाँ पे मूव करेगा। जैसे ही यहाँ पे मूव करता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे का जो एक सिग्मा बॉन्ड है वह मूव करके इसमें माइनस चार्ज बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बॉन्ड है वह रिवर्स मूव किया। +H में हाइपर कंजुगेशन जो जनरली हम देख रहे थे उसमें क्या होता था, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ से हाइड्रोजन अटैच्ड होता था। इसमें क्या होता था, जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है वह मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता था, और फिर से डबल बॉन्ड यहाँ मूव करके माइनस चार्ज बना लेता था। तो यह क्या हुआ, जस्ट इसके रिवर्स है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वह मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। +H जो हाइपर कंजुगेशन है इसमें हम देख लेते हैं जो CH3 है, CH3 में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होता है। जैसे इसके बाद जो ड्यूटेरियम ट्राइटियम है यह इसके हैवियर आइसोटोप है। हैवी आइसोटोप जो है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के भी कार्बन और ट्राइटियम, यहाँ पे का जो बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा वहाँ पे क्या होता है, जो आयनाइजेशन फास्ट होता है, फास्ट होने से वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन फास्ट होगा, मीन्स इसमें इजली हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा इसकी अपेक्षा, CT3 की अपेक्षा। यहाँ पे हम देखेंगे -H में जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे हम पीरियड टेबल में नीचे आते जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वह वीक होते जाता है। वीक होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वह आयनिक फास्ट आयनिक होता है। फास्ट आयनिक होने के कारण इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। हैवियर जो आइसोटोप होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देन लाइटर आइसोटोप की अपेक्षा जो है हैवियर आइसोटोप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वीक बॉन्ड होता है वह फास्ट आयनिक होता है। वीक बॉन्ड जो होता है वो फास्ट आयनिक होता है और उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होते हैं, अधिक होता है। और स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वह बहुत ही वीक आयनिक होता है। वीक आयनिक होने के कारण हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे बहुत ही कम होता है। आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन।
फर्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में हम देखते हैं उसकी स्टेबिलिटी जो है +H, जितनी ज़्यादा उसमें +H इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मीन्स स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। इसमें हम देख लेते हैं पहले एग्जांपल में हम देखते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्सरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन में देखते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है। टर्सरी कार्बोकेटायन में हम देखते हैं यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फर्स्ट जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे 4। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे 7। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे 7। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे 10 मीन्स इसका स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेबल होगा टर्सरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकंड एग्जांपल में हम देख लेते हैं CH3 CH2+, CD3 D जो होता है ड्यूटीरियम होता है, CD3 + CH2 + CT3 जो होता है ट्राइटीरियम, CT3 CH2+। तो यहाँ पे देखते हैं जो हेवियर आइसोटोप होता है उसके बीच बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने से वह इजीली आयनिक नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन फास्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो ट्राइटियम है वह जो क्या हैवियर आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप होने के कारण उसमें हाइपर कंजुगेशन कम होता है। यहाँ तो हम इसमें देखेंगे जो CH2+ है, CH2+ में जो CH3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। देन CD3 में, देन CT3 में होगा। थर्ड में देखते हैं CT3+, CD3+ और CH3+। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन और sp2 कार्बन नहीं है और यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तो इसमें हम नॉर्मली देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो CT3+ है वह सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन CD3+, देन CH3+। सेकंड हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा वहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे वह उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे CH3 और ये कार्बन पे एक रेडिकल है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें हम देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे रेडिकल नहीं है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो जो फर्स्ट है उसमें वह सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन सेकंड जो है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, देन सेकंड स्टेबल हो जाएगा। देन जो फोर्थ वाला है वहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देन फोर्थ। और जो CH3 वहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन वह सबसे कम स्टेबल होगा। अब एल्कीन में देख लेते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी। एल्कीन में भी सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। यदि वहाँ पे हम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो हम देखेंगे कंजुगेटेड या फिर नॉन कंजुगेटेड। जो कंजुगेटेड होगा वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जितनी ज़्यादा वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा वह स्टेबल होगा।
इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो ट्रांस है या सीस। जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं ये जो सिस्टम है वह कंजुगेटेड नहीं है, नॉन कंजुगेटेड है। इसके बाद कंजुगेटेड देखने के बाद हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हम देख लेते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये जो कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उससे जुड़े हुए कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, 4, 5, 6 और ये 7। सॉरी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन मीन्स ये वाला, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ये 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, सेकंड वाले पे। सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड। तो इस वजह से सबसे सेकंड फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, फिर थर्ड।